चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 18D को। अभ्यास 18D में ना हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेलन होता क्या है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बेलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बेलन, कोई बेलन रहेगा इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई रहेगी और यहाँ पे एक वृत्ताकार ही रहता है। ठीक है, यह वृत्ताकार रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक है वृत्ताकार। अब देखिए यहाँ तेल का पीपा है तो यहाँ पर ऊपर भी वृत्ताकार रहेगा और यहाँ पर भी वृत्ताकार रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी जो ऊंचाई रहेगी यहाँ पर भी ऊंचाई बराबर ही रहेगा। जैसे यहाँ पर जग हो गया, यहाँ पर वृत्ताकार, यहाँ पर वृत्ताकार रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार से हमें डिब्बा भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये क्या है, बेलन ही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसमें बेलन छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखिए रोड रोलर है, सड़क का रोलर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ पर भी वृत्त है और यहाँ पर भी वृत्त रहेगा। ठीक है, और यह इसकी जो लंबाई है ये यहाँ पे बराबर रहेगी। यहाँ पर हम लोग का एक बोतल हो गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी लंबाई बराबर रहेगी, साथ में यहाँ पर वृत्त रहेगा, एक यहाँ पर भी वृत्त रहेगा। ठीक है, तो इसी को देखिए इसी प्रकार से रहेगा बेलन। ठीक है, यहाँ पर यह हम लोग का बेलन हो गया और यहाँ पर हम लोग को ना बेलन का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि बेलन कहते किसको है। ठीक है, किसी आयत को उसकी एक भुजा के परिधि घुमाने से बने ठोस को लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। कह रहा है ना, कोई आयताकार यदि आकृति है, ठीक है, यदि आप कोई ठोस इस तरह से लपेट दे रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं यह बेलन किस प्रकार से बनता, कैसे, कोई आयताकार आकृति है। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए हम लोग के पास यह पेंसिल, ये हम लोग के पास स्केल है, इसी के पर ना हम लोग ठोस आकृति इस तरह से लपेट देते हैं। ठीक है, बना देते हैं इसके चारों तरफ, तो हम लोग को क्या, एक बेलन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आगे दिया हुआ कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई, जो लंबाई रहेगा ना, जो यहाँ पे आयताकार आकृति थी उसी के परितः आप घुमा रहे हैं, तो जो इसकी लंबाई है, ठीक है, अब बेलन के लिए यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। और साथ ही साथ जो दूसरी भुजा है, ठीक है, जो यह वाली भुजा है, यहाँ पे दूसरी भुजा बेलन की आधार हो जाएगी। ठीक है, की त्रिज्या होती है, यहाँ पर यह इसका आधा ही त्रिज्या हो जाएगा। देखिए बेलन का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि कोई घनाभ रहता है तो उसके हम लोग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करके उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं ना। यदि घनाभ रहता तो जिसमें लंबाई भी रहता है, साथ साथ चौड़ाई और साथ साथ ऊंचाई भी रहता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग उसका ज्ञात कर देते हैं। लेकिन यदि हम लोग को बेलन का आयतन ज्ञात करना रहेगा ना, तो इसको लिए इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेलन का आयतन के लिए यह फार्मूला याद रखेंगे। और लंब वृत्तीय बेलन का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा ना, देखिए यदि बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो मतलब इसके बाहरी किनारे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि साथ साथ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा हुआ है तो ऊपर का भी क्षेत्रफल, साथ साथ नीचे का भी क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला होगा 2 पाई आर कोष्टक में एच जहाँ हाइट है, ऊंचाई है, और आर जहाँ त्रिज्या है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा है। ठीक है, यही 3 फार्मूला याद रखेंगे। बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का यदि वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, जहाँ आर त्रिज्या है बेलन का और यहाँ पे एच ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास 18D को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए यहीं पर, चलिए यहीं पर हम चित्र बना देते हैं, है ना। देखिए इस तरह से कोई आपको बेलन दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ऊंचाई दोनों का यही सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हमें बोल दिया गया है ना कि इसका आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार आप यहाँ पे ले लीजिए, या इसका क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए यहीं पर कर देते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है ना, तो यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना कि इसके आधार का क्षेत्रफल ना, आधार का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसकी ऊँचाई जो है, यहाँ पर हम ऊँचाई ले लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से एच, चलिए जो इसका मान हमें दे दिया गया है एच का 10 सेंटीमीटर हम लोग रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ पे आर जो भी रहेगा त्रिज्या आर रहेगा, है ना। और देखिए इसका हम लोग फार्मूला लिख देते हैं एक बार। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता है बराबर, हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो हम लोग पढ़े, पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहीं आधार का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यहीं पाई आर स्क्वायर आपको यह दे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं। दिया है हम लोग को यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यह भी दिया है, साथ साथ हमें ऊंचाई भी दे दिया गया है, ठीक है। हम लिख देते हैं ऊंचाई, जो कि हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे सबका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आधार जो दिया है पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है, जो कि इसके आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो गया, साथ साथ जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई ले लीजिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया, साथ साथ ऊंचाई आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। बस सबका यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और उत्तर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लीजिए लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 100, ठीक है, और साथ साथ ऊंचाई का वैल्यू आपको दिया है 10, है ना। अब यहाँ पे 100 में यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। साथ ही साथ मात्रक देखिए, वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक था और सेंटीमीटर इसका, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर घन या घन सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन इसका हमें पूरा क्षेत्रफल है ना कितना निकल कर आए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना एक वर्गाकार कागज है, ठीक है। तो वर्गाकार कागज कुछ इसी प्रकार से जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, ठीक है, सभी प्रत्येक भुजा यहाँ पर बराबर होता है वर्गाकार आकृति का, ठीक है। यहाँ पे 25-25 सेंटीमीटर इसी को मोड़कर एक बेलन बना दे रहा है, ठीक है। तो इसी को इस प्रकार से जब हम लोग मोड़ देंगे, है ना, ऐसे मोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यह एक है ना, इस तरह से करेंगे तो एक बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसी का हम लोग को ना बने बेलन का वक्रपृष्ठ हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर है एक वर्ग था, ठीक है, वर्गाकार कागज था जिसकी यहाँ पर भुजा यह थी 25 सेंटीमीटर थी। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है, ठीक है, यही वर्ग होता है, ठीक है। अब इसी को ना अब बदल कर इस प्रकार से कुछ कर दिया गया है, ठीक है। अब इसी को मोड़कर इस प्रकार से बेलन बना दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग को वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठ मतलब होता है इसका बाहरी किनारा हम लोग को पूरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाहरी किनारा हम लोग इसका कैसे ज्ञात कर पाएंगे, 2πr/h इसके लिए फार्मूला होता है। तो देखिए ये 25 सेंटीमीटर था ना, जैसे इसका जो भुजा था 25 सेंटीमीटर, इसी को तो आप इस तरह से मोड़ दिए तो यही तो परिधि बन गया आपका, ठीक है। जो यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर था, है ना, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो इसी को जब आप मोड़ कर इस तरह से बेलन बनाएंगे, है ना, गोल बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि यहाँ पर वृत्त बन जाए। तो यहाँ पर वृत्त बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेलन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वृत्त बनेगा तो बेलन, तो ये इसके वृत्त के लिए क्या बेलन के लिए परिधि का काम करेगा। जो भुजा रहेगा, जो वर्ग की भुजा रहेगी वो वृत्त के लिए क्या करेगा, बेलन के लिए परिधि का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि वर्गाकार कागज की भुजा जो रहेगा बराबर यहाँ पे यह बेलन का परिधि, ठीक है। तो वर्गाकार कागज की भुजा आपको दे दिया गया कितना, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहीं पर हो जाएगा यह 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका बेलन का परिधि है, ठीक है। और यहाँ पे बेलन परिधि का फार्मूला क्या होता है, यदि मान लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या इसकी r है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊंचाई इसकी हम लोग मान लेंगे, देखिए यहाँ पर भी रहेगा तो त्रिज्या r रहेगा, यहाँ से भी लेते तभी भी यहाँ पे त्रिज्या r ही रहता, ठीक है। और साथ साथ इसका ऊंचाई क्या ले लेते हैं हम लोग, h है, तो यहीं आपको 2πr होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ चुके हैं, 2πr होता है, यहीं आपको दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर,
और जब यहाँ पर हम लोग बेलन की बात करेंगे, यह वृत्त की परिधि के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि या वृत्त ही तो है, जो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की कागज़ की भुजा थी उसी को आपने इस तरह से गोल बना दिया, यहाँ पे वृत्त बना दिया, ऊपर वृत्त बन गया, ठीक है। तो यह बेलन का परिधि हो गया, तो जो कि हो गया 2πr के बराबर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बेलन का यहाँ पे वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब यहाँ पे बाहरी किनारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वर्गाकार हम लोग का ये कागज़ था ना, तो अब इसी को हम लोग ऐसे मोड़ कर बना दिए ना, है ना, बेलन बना दिए। तो वक्रपृष्ठ क्या बना, यही बाहरी किनारा जो बन रहा है ना पूरा, इसी को वक्रपृष्ठ कहते हैं। इसी को पूछा हुआ है, इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। सिर्फ वक्रपृष्ठ पूछेगा ना, देखिए यदि वक्रपृष्ठ पूछेगा ना तो बस हम लोग इसी का बाहरी किनारा का ही हम लोग बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर वक्रपृष्ठ पूछेगा तो मतलब इतना का ही बस हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि संपूर्ण पूछ दिया, ठीक है, संपूर्ण पूछ दिया ना, तो इसका भी क्षेत्रफल हम लोग को जोड़ना पड़ेगा और इसको भी समझ लीजिए कि इसको पूरा ढकना है। तो यहाँ पे इसका भी क्षेत्रफल, यहाँ पर भी ढकेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल, जो कि इसका πr² होगा, यहाँ पर भी πr², 2πr² को जोड़ा गया था, तभी यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। यदि संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछेगा ना तो इसके लिए फार्मूला, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ पूछेगा, देखिए यहाँ पे यदि बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा तो 2πr ये फार्मूला लगाएंगे, और ये बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछा तो उसके लिए फार्मूला 2πr और कोष्टक में h + r, ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है 2πr h। तो देखिए 2πr का आपको वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है 25, ठीक है, यही तो आपका परिधि है, ठीक है। 2πr इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए 2πr यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 25, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई भी यहाँ पर क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर यह वर्गाकार कागज़ था ना, तो इसका जब हम लोग इस तरह से मोड़ कर इस तरह से हम लोगों ने बेलन बना दिया तो इसकी ऊंचाई भी तो यही रहेगा। साथ ही साथ देखिए यही परिधि था, ये भी 25 सेंटीमीटर था, तो घुमाएंगे इस तरह से, मतलब यहाँ पे जो भुजा था घुमा दिए इस तरह से, तो ये हम लोग का परिधि का काम कर दिया। और साथ साथ इसका ऊंचाई भी तो यही रहेगा 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। 25 का 25 में हम लोग गुणा कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपको 625। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। और यहाँ पे मात्रक था यह सेंटीमीटर में, ठीक है, जो परिधि था वह सेंटीमीटर में था, और यहाँ पे इंटू ऊंचाई भी आ गया तो यह भी सेंटीमीटर में, तो मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या घन सेंटीमीटर बोल देंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हम लोग का यही निकल कर रहा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास हमें दे दिया गया है 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है, ये हम लोग को प्रश्न है, और हम लोग को करना है तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। एक ड्रम है, देखिए जिसके बारे में बताया गया है ना, यहाँ पर इसका व्यास, ठीक है, चलिए पूरा हम बनाते हैं इसको कुछ इसी प्रकार से ड्रम है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई आपको दे दिया गया है 120 सेंटीमीटर, इतना दे दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे व्यास यहाँ पर बना दीजिए या फिर यहाँ पर बना दीजिए। तो व्यास बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, व्यास मतलब यह पूरी है ना, त्रिज्या लेना रहता है तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ऊपर भी वृत्त रहेगा नीचे भी वृत्त रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या लेना रहता है तो हम लोग इतना ही लेते हैं, लेकिन हम लोग को व्यास लेना, तो यह पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया गया है ना 55 सेंटीमीटर, ठीक है। यह दिया है आपको 55 सेंटीमीटर जो कि व्यास। और हम लोग पहले क्या करेंगे, इस ड्रम का हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। इस ड्रम का पूरा आयतन कितना है, इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है, तो हमें दिया है ना। चलिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग को दिया है ड्रम का व्यास हम लोग को दे दिया गया जो कि है 55 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जब फार्मूला निकालेंगे ना तो πr² × h होता है, ठीक है, r² होता है। तो हम लोग व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है, तो हम लोग इसका आधा करके त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। ड्रम का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 55 में 2 से भाग दे दीजिए, आधा कर दीजिए इसको, सेंटीमीटर, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात हो गया, साथ ही साथ ऊँचाई यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ऊँचाई दे दिया गया है 120 सेंटीमीटर। इसको हम लोग दिखाएंगे r से और ऊंचाई को दिखाएंगे s से, हाइट, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं ड्रम का आयतन, ठीक है। ड्रम का आयतन πr
स्क्वायर इंटू एच, यही फार्मूला लगेगा। तो पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर जो त्रिज्या है ड्रम का, यहाँ पे जो त्रिज्या बना पूरा दे दिया गया था, व्यास 55 सेंटीमीटर, आधा करके हमने उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इसका पर 2 घात है, आर पे 2 घात है, मतलब इसका 2 बार गुणा कर दीजिए, 55/2, 55/2, ठीक है। और ऊंचाई क्या है 120 सेंटीमीटर, तो 120 का हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22/7 ही रहने देते हैं, और चलिए यहाँ पे 55 है, 55 गुणते 55, ठीक है। 55 का 2 बार गुणा है, देखिए यहाँ पर 2 है हर में, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, चलिए एक बार गुणा करके ही लिख देते हैं हम। यहाँ पे 2 का 2 में गुणा कर देंगे, हर में 4 हो गया, ठीक है। ऊपर 120 तो है ही, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और हल करते हैं। 22 बटा यहाँ पे ऊपर है 55 गुणते 55 है ना, और हर में 7 है। देखिए यहाँ पे 4 और 120 विभाजित है, 4 एकम 4, 4 3 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 30 12 में विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ऊपर यहाँ पे सिर्फ 30 बचा, ठीक है। हर में 4 विभाजित हो गया, अंश में 120 को विभाजित किया, 30 बार में पूरे विभाजित हो गया, ठीक है। जब इन संख्याओं का आप गुणा कर देंगे ना, 22 का 55 का 55 यहाँ पे और गुणते 30, जब आप इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे ना अंश में, तो आपको देखिए आएगा 1996,500, ठीक है। इसका आप ऊपर में गुणा कर लीजिए, 55 का 55 है, फिर 22 का, फिर 30 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। अभी 7 से भाग देना बाकी है, ठीक है। जब फिर इस संख्या में आप 7 से भाग देंगे ना, तो देखिए कुछ इतना ही आएगा, 285,214.285 आएगा, ठीक है। इतना ही आएगा। और मात्रक हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक रहता है, और एच भी आ गया तो सेंटीमीटर घन हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया सेंटीमीटर घन हो गया, देखिए। और हम लोग जानते हैं ना कि 1000 सेंटीमीटर में, ठीक है, देखिए यह पैमाना याद रखेगा, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब, ठीक है, 1000, ठीक है, घन सेंटीमीटर में, ठीक है, या फिर हम लोग लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब में आता है 1 लीटर पानी, ठीक है। और वहीं 1 घन मीटर रहेगा ना, घन, चलिए इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, मीटर पे 3 घात, ठीक है, 1 घन मीटर इसका मतलब हुआ, ठीक है। इस तरह से रहेगा तो 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि हम लोगों के पास एक ऐसा घन है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, ठीक है, यदि इस प्रकार से घन हम एक बना देते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से यदि घन बना दिए ना, तो यहाँ पर यदि ऊपर से इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका तीनों 1-1 सेंटीमीटर, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। वहीं सेंटीमीटर में बात करें तो देखिए यहाँ पे 1000 है ना, तो यहाँ पर एक यदि ऐसा हम लोग के पास घन है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं। और यदि इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो यदि उसकी ना यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर यह है, 10 सेंटीमीटर यह है, 10 सेंटीमीटर, देखिए ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, यहाँ पे ये चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान ही रहता है घन में, ठीक है। घनाभ रहता है तो सब कुछ अलग रहता है, लेकिन घन है तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर ही रहता है। तो यदि इसमें ना 10-10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना 1-1 मीटर रहेगा, 1-1 मीटर रहेगा, जिसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। और वहीं ये 10-10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजा बराबर है, ठीक है, तब घन रहता है। इस प्रकार घन रहेगा तो उसमें सिर्फ 1 ही लीटर पानी आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दें, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आएगा, तो इसको हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ये इतना आपके पास क्षेत्रफल है, इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना लीटर पानी आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं ड्रम में आने वाला पानी, ये लीटर में ही रहेगा। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, 285, 1 4 है 0.285, ठीक है। 1000 से हम लोग भाग देंगे, दशमलव क्या आएगा, 1 2 3 स्थान यहाँ पे खिसक जाएगा, ठीक है, 3 0 है, 3 बार 1 2 3, तो यहाँ पर लग जाएगा 0.2528 है, 285, और यहाँ पे दशमलव और 2 1, चलिए इतना ही लिख देते हैं, 2 1 4 तक ही लिख देते हैं, चाहेंगे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इन स्थानों तक काफ़ी है, ठीक है। चलिए इतना ही लीटर पानी आएगा, लीटर, ठीक है। चलिए अगर हम नीचे से भी लिख देते हैं, अतः ड्रम में 285.214 लीटर पानी आएगा, ठीक है।
तो हम लोग को एक ऐसा हम लोग को ड्रम दिया था जिसका यहाँ पर हम लोग को व्यास 55 सेंटीमीटर दे दिया था, साथ ही साथ उसकी ऊंचाई हम लोग को 120 सेंटीमीटर था। तो हम लोग को ड्रम का व्यास दिया था 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका आधा करके त्रिज्या ज्ञात कर लिया, साथ साथ ऊंचाई हम लोग को 120 सेंटीमीटर दिया था। तो ड्रम का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का 2 बार गुणा हमने किया। त्रिज्या क्या था 55/2 था, 55/2 हमने 2 बार गुणा किया और साथ साथ ऊंचाई 120 का यहाँ पर गुणा कर दिया गया। बस इसको हल कर लिया गया, ठीक है। जो क्या है ड्रम के आयतन का क्षेत्रफल जो कि यहाँ पर घन सेंटीमीटर में था, ठीक है, सेंटीमीटर में था। तो हम लोगों ने क्या, हम लोग जानते हैं कि 1000 ना, इसको हम लोग पैमानों को याद रखेंगे, ठीक है। 1000 घन सेंटीमीटर, चलिए लिख देते हैं हम लोग, घन सेंटीमीटर में सिर्फ 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। इस पैमाने को याद रखेंगे। और यदि एक यहाँ पे घन सेंटीमीटर 1 घन मीटर देता ना तो 1000 लीटर हो जाता, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न रहता 1 घन मीटर रहता तो उसमें 1000 लीटर पानी आता, ठीक है। इन दोनों पैमानों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें 1000 से भाग दे दिया इस क्षेत्रफल में, ठीक है। इस क्षेत्रफल में मैंने भाग दे दिया तो हम लोग को पता चलेगा कि इस क्षेत्रफल में कितना लीटर पानी आ सकता है, इतना ही लीटर पानी आ सकता है। तो अतः ड्रम में हमने लिख दिया 285.214 लीटर पानी आएगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 2 मीटर है तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। देखिए यदि कोई रोलर है ना तो वह एक चक्कर में कितने अपने वक्र पृष्ठ के ही बराबर, रोलर अपने वक्र पृष्ठ के ही बराबर क्षेत्रफल तय करेगा एक बार में, ठीक है, एक चक्कर में। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक रोलर बना देते हैं, चलिए इसी प्रकार से कोई रोलर है, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न में पूछा है ना कि यह रोलर ना 50 चक्कर में कितना वर्ग मीटर चलेगा। तो एक बार चलेगा, एक बार इसको चलाएंगे तो इसके वक्र पृष्ठ के ही बराबर आप चलाएंगे। रोलर जो रहेगा ना इसको इस तरह से आप चलाएंगे ना तो एक चक्कर में क्या करेगा, अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के ही बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है, एक चक्कर में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को 50 लेना है। तो हम लोग क्या कर लें, पहले इसका हम लोग वक्र पृष्ठ निकालते हैं, ठीक है, कि इसका यहाँ पे जो रोलर है, रोलर इस तरह से जो घूमेगा तो यहाँ पे एक वक्र पृष्ठ में यहाँ पे कितना क्षेत्रफल ये तय करेगा, ठीक है, जो इसका जितना क्षेत्रफल है। तो चलिए एक बार जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। जो हमें दिया गया है रोलर के बारे में दिया है ना, हम लोग लिख देते हैं रोलर का व्यास हम लोग को दे दिया गया है 70 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखेंगे ना, देखिए मात्रक दोनों का सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर मात्रक है, यहाँ पे लंबाई है, दोनों का मात्रक यहाँ पे सेम ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50 चक्कर कितने यहाँ पे वर्ग मीटर दिया है ना, तो हम लोग मीटर में ही बदल लेते हैं। इसको भी सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देकर इसको भी हम लोग मीटर में ही बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्यास दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो चलिए इसमें हम लोग 100 से यदि भाग देंगे ना, 70 है 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यह हम लोग का आ गया यह मीटर में, ठीक है। तो एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा, 7/10 आ जाएगा, ठीक है, 7/10। यहाँ पर अब हम लोग लिख देते हैं मात्रक मीटर। और यहाँ पे साथ साथ इसका हम लोग को लंबाई दे दिया गया है, लंबाई यहाँ पे दिया है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। चलिए अब हम लोग फार्मूला रख देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं रोलर, चलिए रोलर दिया हुआ तो रोलर का ही हम लोग लिख देते हैं रोलर द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। ये कितना क्षेत्रफल एक बार में रोलर तय करेगा, ठीक है, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर है ना। एक बार इसको घुमाएंगे तो जहाँ से स्टार्ट किए रहेंगे, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किए रहेंगे तो फिर घुमाकर वहीं पर आप ला देंगे, ठीक है, इस रोलर को। तो उसी के क्षेत्रफल के बराबर ये अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं रोलर का वक्र पृष्ठ रहेगा अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है। तो रोलर का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2π RH हो जाएगा। RH यही एच जो है यही इसकी लंबाई है, ठीक है, जो जिसकी लंबाई यहाँ पे आपको 2 मीटर दिया है, ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है।
और साथ साथ इसका हम लोग को व्यास दे दिया गया है, ठीक है। व्यास दे दिया गया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। त्रिज्या रहता तो हम लोग यहीं से यहीं तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यास दे दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग पूरी लंबाई लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग व्यास के हिसाब से इसका वक्र पृष्ठ लिख देते हैं ना, नहीं तो अभी 2 से भाग देते हैं तो फिर त्रिज्या मतलब देखिए व्यास का मतलब यही ना होता है 2r, 2 और r को साथ में हम लोग ले लेते हैं तो यही हम लोग का व्यास हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग चलिए d लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं पाई d एच लिख सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या का दुगुना ही तो व्यास होता है, ठीक है। तो हम लोग व्यास यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते पाई का मान कितना 22/7, और यहाँ पे व्यास क्या है, व्यास है यहाँ पे 7/10 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब इसकी जो रोलर की लंबाई है ये कितना है 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंश में भी 7 है, हर में भी 7 है, ये विभाजित हो जाएगा, ये भाग देंगे तो विभाजित हो गया। 22 में 2 से भाग दें, 22 में 2 का गुणा कर देंगे, ये अंश में है ना गुणा हो जाएगा, 22 दूना 44। अभी 10 से भाग देना बाकी है, जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4.4 आ जाएगा कि बना। यहाँ पे मीटर में है ना मात्रक, सब मीटर मात्रक है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर हमने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो यह एक चक्कर में इतना तय करेगा, ठीक है, इतना क्षेत्रफल तय करेगा। तो रोलर द्वारा ना एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर इतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। लेकिन हम लोग को एक चक्कर नहीं निकालना, कितना 50 चक्कर का, तो हम लोग लिख देते हैं 50 रोलर द्वारा 50 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। इसी का वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग रोलर का वक्र पृष्ठ निकाले हैं 4.4, इसी का 50 गुना कर दीजिए, 50 गुणित 4.4, ठीक है। चलिए 50 का हम लोग और 4.4 का, चलिए थोड़ा इधर कर देते हैं, 50 और 4.4 गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चौक को 20 को 0 हो जाएगा, ठीक है, एक 0 तो लगा ही रहेगा, ठीक है। यह 0 लगा है, 5 चौक को 20 हुआ, ठीक है, 2 हासिल बना, ठीक है। और यहाँ पे फिर 5 चौक को 20 तो 22 हो गया, इतना हो गया। और हमें देखिए एक स्थान पे दशमलव लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो ये हम लोग को कितना निकल गया 220 यहाँ पे वर्ग मीटर, ठीक है, इतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। चलिए तो यही हम लोग को प्रश्न में दिया था कि एक रोलर था जिसकी लंबाई 20 मीटर था और साथ साथ उसका व्यास हमें 70 सेंटीमीटर दे दिया गया था। बोला था कि 50 चक्कर में रोलर ना कितने वर्ग मीटर कितना क्षेत्रफल की यहाँ पे दूरी तय करेगा, ठीक है। मतलब 50 चक्कर किया जाए तो कितना क्षेत्रफल गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख दिया रोलर का व्यास यहाँ पे 70 सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यह सेंटीमीटर में दे दिया गया था, है ना, जो व्यास था यहाँ पे 70 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पे लंबाई मीटर में दिया था और हमें वर्ग मीटर में पूछा हुआ है, ठीक है। वर्ग मीटर में यहाँ पर हमें पूछा है तो हम लोग क्या कर दिए, इसको भी हम लोगों ने वर्ग मीटर में ही बदल दिया, ठीक, मतलब इसको भी मीटर में हमने बदल दिया, व्यास में हमने क्या कर दिया 100 से भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह 70/100 हो गया या मीटर में हो गया, ठीक है। पहले सेंटीमीटर में था अब मीटर में हो गया, 7/10 हम लोग को मीटर निकल कर आया और लंबाई भी मीटर में था। और यहाँ पे रोलर द्वारा एक चक्कर में तय किया गया कितना क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है। 50 चक्कर का तो हम लोग निकालना है, लेकिन पहले एक चक्कर का ही तो निकालेंगे, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, ठीक है। इसको रोलेंगे तो एक अपने वक्र पृष्ठ के बराबर है ना क्षेत्रफल तय करेगा। तो यहाँ पे होगा 2πr/h हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर चाहें तो आप त्रिज्या का वैल्यू निकाल कर फिर रखेंगे, तो हम लोगों ने इस तरह रहने दिया क्योंकि 2r होता है ना, 2r होता है जो कि आपका व्यास होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने व्यास का वैल्यू रख दिया, ठीक है, जो कि 7/10 और पाई का मान हमने रख दिया 22/7 और यहाँ पे व्यास का वैल्यू हम लोगों ने 7/10 रख दिया। और यहाँ पे जो लंबाई था है ना, जो इसकी ऊंचाई था, ठीक है, यही ऊंचाई मतलब यही इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2 मीटर था, 2 का वैल्यू रख दिया। बाकी इसको हमने हल कर दिया तो रोलर का वक्र पृष्ठ हम लोग को 4.4 मीटर वर्ग मीटर निकल कर आया, ठीक है। इतना ही क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है, रोलर एक चक्कर में। लेकिन हम लोग को निकालना है 50 चक्कर में, तो 50 चक्कर का हम निकाल दिया, इसमें 50 का हमने गुणा कर दिया तो यहीं आ गया हम लोग को 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर कह दें। आपके उत्तरमाला में यहाँ पे किलोमीटर दे दिया गया है ना, जो कि संभव नहीं है, यहाँ पे मीटर ही बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे दिया गया ना, एक 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्चा होगा, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि 3 मीटर व्यास का एक 14 मीटर गहरा कुआं है, ठीक है। चलिए हम एक बनाते हैं इस तरह से, कुआं इस तरह से है, ठीक है। इसका यदि व्यास की बात कर दें तो व्यास यहाँ पे दिया है कुआं का 3 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ बेलन ही है आपका, एक तरह से कुआं क्या है, बेलन ही, ऊपर विवृत्त है नीचे विवृत्त है, ठीक है।
और यहाँ पे यह पूरा इसका व्यास है जो कि यहाँ पे दिया है 14 नहीं 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। इसकी ना गहराई दिया गया है, ठीक है। साथ साथ जो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रहेगा, वृत्त है तो यहाँ पर भी व्यास रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो व्यास है उसका भी यहाँ पे लंबाई कितना, वो भी 3 ही मीटर का रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आपको दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना 14 मीटर है ना। तो अब हमें यहाँ पे गहरा कुआं खोदना है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, घन मीटर में हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे उसमें हम लोग क्या कर देंगे 30 का गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे कितना पैसा लगेगा। तो इसका पहले यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए इसका पूरा, ठीक है। तो हम लोग एक बार लिख देते हैं जो हमें दिया है। यहाँ पे हम लोग को व्यास दे दिया गया है, हम लोग लिख देते हैं कुआं का व्यास हम लोग को दे दिया गया है ना 3 मीटर है, ठीक है। और हम लोग फार्मूला कौन सा इसमें लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यही फार्मूला लगाएगा। इसका पूरा क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल के लिए क्या लगता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग देखिए इसका हम लोग क्या कर दें, आर हमें चाहिए त्रिज्या, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कुआं का त्रिज्या क्या हो जाएगा 3/2 मीटर हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे इसका ऊंचाई दिया है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कुआं की, चलिए ऊंचाई हमें कितना है 14 मीटर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम लोग लिख देते हैं कुएं का आयतन, यह कितना क्या फार्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। तो आर यही है आपका त्रिज्या जो कि हम लोगों ने निकाला कितना 3/2, ठीक है। यही है त्रिज्या आर है और यही ऊंचाई है आपका, ठीक है, जो कि आपको 14 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7 होता है और आर यहाँ पे त्रिज्या कितना है 3/2 का, हम लोग त्रिज्या ही है 3/2 का 2 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 घात है 2 बार गुणा होगा, 3/2 गुणा 3/2। और ऊंचाई आपको दे दिया गया है 14 मीटर, तो यहाँ पे 14 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई क्या रहेगी आपस में गुणा में ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग पूरा विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है ना। तो देखिए इतना तो विभाजित हो जाएगा, 7 दूना 14 ना। तो देखिए 7 का यहाँ पर भी गुणा कर देंगे हर में, तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14। तो 14 से 14 अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, एक बार में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 22 है। तो यहाँ पर चलिए एक बार हम लोग पहले नोट करते हैं, 22 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 3, गुणते 3 और यहाँ पे एक सिर्फ 2 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 7 और 2 मिलकर 14 हो गया था, अंश में भी 14, हर में भी 14 विभाजित हो गया। अब यहाँ पे 22 है ना, 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2 और यहाँ से 11 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 11 गुणते 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3 3 9 और 11 9 99, ये 99 हो गया। और मात्रक देखिए इस पर आर पर 2 घात है, यहाँ पे 1 घात, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर घन बनेगा या घन सेंटीमीटर बोले। यहाँ पे जो कुआं है ना इसका पूरा हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ठीक है, पूरा आयतन यही आएगा, ठीक है, 99 घन सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मात्रक मीटर में दिया है ना, तो मीटर में आएगा, ठीक है, 99 घन मीटर, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग क्या कर दें, 30 रुपया प्रति घन मीटर आ रहा है, ठीक है। 1 घन मीटर रहेगा तो उसका 30 रुपया। तो हम लोग को इस तरह से 99 घन मीटर है, तो हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं 30 रुपये का, ठीक है। 1 घन मीटर रहता है तो कितना लगता 30 रुपया। तो इस तरह से हम लोग को 99 मीटर घन मीटर है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं हम लोग 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से 99 घन मीटर कुआं खोदने में लगा खर्च कितना हो जाएगा। इसमें 99 का हम लोग घन मीटर का आ रहा था 30 रुपया और यहाँ पर हम लोग को 99 घन मीटर था, इसलिए क्या कर दोनों का गुणा कर दीजिए, 30 गुणते 99, ठीक है। तो यहाँ पे 0 तो रहेगा, 3 3 9 हो, नहीं 3 9 27 को यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 27 हो गया, अभी 2 हासिल है, 3 9 27 28 29, ठीक है।
तो इतना रुपया आपको लगेगा। ये रुपये का हमने चिन्ह बना दिया, 2970 रुपया लगेगा। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था कि एक हम लोग को कुआँ खोदना था जिसकी यहाँ पर लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, गहराई 14 मीटर होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे उसका व्यास कितना हो, 3 मीटर का हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दे दिया था कि एक घन मीटर का ना 30 रुपया खर्च आ रहा है। तो हम लोग पहले उसका क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लें कि कितना हम लोग खोदेंगे, ठीक है। घन मीटर में हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 30 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग व्यास दिया था, 2 का हमने भाग देकर इसको त्रिज्या बदल लिया, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, ये गहराई है, ठीक है। तो यह जो यहाँ पर गहराई है, तो कुआँ का हम लोगों ने ऊंचाई लिख दिया, ऊंचाई नहीं, यहाँ पर गहराई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुआँ, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गहराई 14 मीटर है। तो कुआँ का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई, यहाँ पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर जो त्रिज्या है, ठीक है, और आर का वैल्यू 3/2 है, तो इसका 2 बार गुणा हो जाएगा। और जो एच है ये गहराई है, यहाँ पे कुआँ के लिए गहराई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 गुणा हो जाएगा। बस इसको हमने हल कर लिया। तो कुआँ का आयतन हमें 99 घन मीटर निकल कर आया और एक घन मीटर का यहाँ पे 30 रुपया मूल्य आ रहा था। हम लोग के पास इस तरह से 99 घन मीटर था, तो हमने 99 का 30 में गुणा कर दिया। तो हम लोग को निकल कर आ गया कि 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से 99 घन मीटर कुआँ खोदने में लगा खर्च, जो कि हम लोग 99 गुणित 30 कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग को निकल कर आया 2970 रुपया लगेगा। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया गया है ना, एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 6ठा वाले प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न में दिया है कि 11 सेंटीमीटर व्यास का, ठीक है, बेलनाकार बर्तन है ना, कोई जग वगैरह कुछ भी है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेलनाकार एक बर्तन बना देते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए बेलनाकार ऐसे ही कुछ बर्तन है, ठीक है, इसमें है ना कुछ पानी भरा हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, है ना, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है ना। अब यहाँ पे बोला है कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह डुबा दिया जाता है ना। 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन हम लोग जानते हैं कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान रहता है, उसी घन कहते हैं। जिसके यहाँ पर एक भुजा दिया है, मतलब प्रत्येक भुजा कितना रहेगा, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले इस तरह से जल कुछ था, अब देखिए इसी को हम लोग फिर से बनाते हैं आकृति को। ठीक है, इतना अब मान लेते हैं कि यहाँ तक ऊपर तक पहुँच गया, ठीक है, पहले यहीं तक था, अब ये यहाँ तक पहुँच गया है ना। अच्छा देखिए, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक पानी पहुँच गया। पहुँचा क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर ना एक घनाकार, इस तरह से हम घनाकार आकृति बना देते हैं। देखिए एक ठोस घनाकार आकृति इसमें डुबा दिया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहता है, तीनों समान रहता है, ठीक है। तो यही हम लोग को ऊंचाई जो पहले यहाँ तक था, अब यहाँ पर एक घनाकार ठोस आपने पूरी तरह डुबा दिया, ठीक है। तो इतनी मान लेते हैं ऊंचाई उसकी बढ़ गई, ठीक है। तो इसी यच का हम लोग को वैल्यू बताना है कि है ना कितना बढ़ेगा। तो देखिए यह एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। तो अब देखिए इसके आयतन, जो इतना आयतन उठाएगा ना, जितना ये पानी ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, पहले यहाँ तक पानी था, तो जो यहाँ पर पानी का क्षेत्रफल ऊपर उठा हुआ है ना, वो कितने, इसके जो यहाँ पे घनाकार ठोस डुबाया गया है ना, उसके क्षेत्रफल का बराबर होगा, ठीक है। जो जितना ये क्षेत्रफल घेरेगा तभी तो उतना पानी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। पहले यहीं तक ही पानी था, आपने इतने ठोस डुबा दिया, ठीक है, ठोस घनाकार ठोस आपने डुबाया, तो जितना ये पानी ऊपर उठा ना, उसका क्षेत्रफल और ये घनाकार ठोस का क्षेत्रफल दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। जितना आपने ठोस डुबा दिया उतना पानी ऊपर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, माना पानी अपनी सतह से यच, यहाँ पे सेंटीमीटर मात्रक दिया गया है तो हम भी सेंटीमीटर में लिखते हैं, यच सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, चलिए लिख देते हैं उठ जाएगा, इतना सेंटीमीटर उठ जाएगा। तो जो यहाँ पर पानी का क्षेत्रफल है, ये घनाकार जो ठोस है ना, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर ही रहेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं बेलन में ऊपर उठे पानी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल या आयतन लिख देते हैं,
आयतन बराबर यहाँ पर जो घनाकार ठोस का आयतन, ठीक है। जितना घनाकार ठोस आयतन था उतना डाल दिया पानी, ठीक है। पहले यहीं तक सतह था, डालते ही क्या हो गया, पानी इतना उठ गया। तो जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो जितना पानी ऊपर उठा है उसका क्षेत्रफल और ये जो घनाकार ठोस है, इस दोनों का आयतन क्या रहेगा, दोनों का आयतन बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे बेलन है, ठीक है, इसका यहाँ पे चलिए यह हमें व्यास दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दे दिया गया है 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, है ना। त्रिज्या कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हम लोग बेलन का व्यास हमें दे दिया गया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 11 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं बेलन का त्रिज्या। व्यास का आधा हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यह क्योंकि यह बेलन में है, ठीक है, जो यह पानी उठ रहा है यह बेलन में है, और इसका क्षेत्रफल हम लोग घन के फार्मूले से निकाल लेंगे, भुजा का क्यूब, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। और इसका हम लोग क्षेत्रफल जो पानी उठा है उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसका क्षेत्रफल है जो पानी यहाँ पर ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। एच उसकी ऊंचाई थी और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे पानी ऊपर उठ गया है उसका क्षेत्रफल है, ये बराबर किसके होगा, यहाँ पर भुजा का हम लोग क्यूब कर दें, ठीक है। यहाँ पे कोई घनाकार आकृति रहती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका आयतन निकालते हैं भुजा का घन करके, ठीक है। तो चलिए पाई का वैल्यू 22/7 है, 7 होता है, और त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 11/2, तो हम लोग 11/2 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 घात है, मतलब 2 बार गुणा हुआ है, 11/2 गुणते 11/2। और ऊंचाई तो इसी को तो हम लोग को ज्ञात करना है, भुजा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया था ना 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो यहाँ पर घनाकार ठोस है उसकी भुजा यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5.5 का क्या हो जाएगा, इस पर 3 घात, मतलब इसका हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और हर ना 2 से विभाजित है, ठीक है। तो इसको हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं, 2 से विभाजित कर लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पे अंश में कुल 11 3 बार है ना, 11 3 बार है, 11 गुणते एच भी है, ठीक है। और हर में 2 और 7 है, ठीक है। चलिए 1 2 तो विभाजित हो गया, तो यहाँ पे 7 गुणते 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे 5.5 पर 3 घात है, मतलब 5.5 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 5.5 गुणते 5.5 गुणते 5.5, ठीक है। अब एच का वैल्यू निकालना है, बाकी कुल हम पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ बराबर के इधर एच को ही रखते हैं, जो हर में रहेगा वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में रहेगा यहाँ पे हर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 5.5 गुणते यहाँ पे 5.5 गुणते 5.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 गुणते 7 यह हर में है ना, तो ये अंश में चला जाएगा, 7 गुणते 2 आ गया। चलिए अब यहाँ पे 11 का कुल 3 बार गुणा है, 11 गुणते 11, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5.5 यहाँ पे ये विभाजित है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे 5.5 है ना, तो इसको हम लोग 55/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहें तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या फिर यहाँ पे इसे दशमलव हटा दीजिए, और यहाँ पे 5.5 लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 में यदि अभी 10 से भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा इस तरह से लिख देते हैं, 55 गुणते 55, ठीक है। और गुणते 7 गुणते 2, ठीक है। और हर में कितना 11 गुणते 11, ठीक है। 3 बार 11, और यहाँ पे हम लोग नीचे 1000 लिख देते हैं, ठीक है। 1000 का मतलब है कि यहाँ पे 10 का 3 बार आपस में गुणा किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे 10, जैसे 5.5 में भी 10 से भाग देंगे तो 5.5 हो जाएगा। यहाँ पे 55 है, फिर यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो 5.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में यहाँ पे 5.5 मतलब 55 फिर 10 से भाग देंगे तो फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का हमने गुणा कर दिया, यहाँ से दशमलव अंश में हटा दिया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ पर अंश और हर ना विभाजित कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 5 55, 11 एकम 11, 11 5 55, 11 एकम 11, 11 5 55। यहाँ पे पूरा विभाजित हो गया। चलिए तो एच बराबर हम लोग लिख देते हैं 5 गुणते 7 गुणते 2, और बटा यहाँ पे 1000। और इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए अंश में देखिए 5 और 2 का यदि हम लोग गुणा कर देंगे, 5 और 2 का गुणा होता है तो 10 हो जाता है, ठीक है। 5 और 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, और 5 5 है 25, और 25 का यहाँ पे 7 में गुणा करना है, ठीक है। 25 चौका 100 होता है,
तो और 25 साते 175 हो जाएगा, है ना। 25 साते 175, ठीक है। और यहाँ पे 5 में 2 का गुणा करना भी बाकी था, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना किया, 25 5 5 5 25, 25 साते 175, ठीक है। और यहाँ पे 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10, तो इसकी वजह से यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। हर में है 1000, ठीक है। तो अंश और हर क्या है, 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित करेंगे 1 1 0 समाप्त हो जाएगा। तो 175 में जब 10 से भाग देंगे 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे 1.75 हो जाएगा। अंश और हर में 10 विभाजित हो गया था, 175 में 100 से भाग देंगे तो 1.75 आ जाएगा। यहाँ पे सब सेंटीमीटर मात्रक था, तो ये भी मात्रक कितना में मिलेगा हम लोग को, ऊंचाई मिला 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही ऊंचाई क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऊंचाई हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का निकल कर आया 1.75 सेंटीमीटर ऊंचाई जल क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, अतः 1.75 सेंटीमीटर जल ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार हम इसको और बता देते हैं हम लोगों ने किस प्रकार से किया। देखिए यहाँ पर हमें दे दिया गया था एक बेलनाकार हम लोग के पास बर्तन था, जिसका व्यास हम लोग को 11 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। यहाँ पे व्यास इसका 11 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ने निकाला, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमें रखना था, यहाँ पे आर का वैल्यू रखना था, इसीलिए हम लोग क्या निकाल दिया, बेलन का त्रिज्या हम निकाल दिया, है ना। बेलन का त्रिज्या ये हम लोग का बर्तन है जिसमें पानी भरा गया था, ठीक है। तो बोला था ना कि इसमें एक ना ठोस, यहाँ पे घनाकार ठोस डाल दिया जा रहा है, ठीक है। घनाकार ठोस डाल दिया जा रहा है, तो पानी जितना उठ रहा है ना, है ना, इस बर्तन में जितना पानी ऊपर उठ जा रहा है उसी का हम लोग को ऊंचाई बताइए कितना ऊपर पानी उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इतना पानी था, यहाँ पर जब घनाकार ठोस डाला गया तो पानी इतना ऊपर उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर घन का जो क्षेत्रफल है, जो घनाकार ठोस है ना, इसको पूरी तरह से डुबा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल रहेगा और जो यहाँ पर पानी का क्षेत्रफल है, जो इतना पानी उठा हुआ है ना, ये अपने क्षेत्रफल के बराबर पानी उठाएगा ऊपर, ठीक है। जो घनाकार ठोस है अपने क्षेत्रफल के बराबर ही पानी उठाएगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितना पानी ऊपर उठा हुआ है, तो जो पानी है तो वो तो बेलन में है, तो उसके लिए बेलन का फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो यहाँ पे जितना यह पानी ऊपर उठाएगा, ठीक है। इसके लिए बेलन का फार्मूला लगा, और इसके लिए जो यहाँ पे ठोस बेलन है, ठोस यहाँ पे जो घन है, इसके लिए भुजा का घन, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। हमने लिख दिया कि माना पानी अपनी सतह से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो बेलन में ऊपर उठे पानी का आयतन, जो बेलन में पानी ऊपर उठ रहा है ना, उसका आयतन, घनाकार जो ठोस का आयतन ना, जो इस घनाकार ठोस का आयतन, दोनों का बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया फार्मूला इसका, और यहाँ पे भुजा का घन हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे त्रिज्या जो है, यहाँ पे जो बेलन है उसका त्रिज्या 11/2 का 2 बार गुणा कर दिया गया, एच तो यहाँ पे एच का ही तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 5.5 का यहाँ पे 3 बार गुणा कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि भुजा का घन फार्मूला होता है, ठीक है। बस इसको हमने हल कर लिया, ठीक है। जो हर में था अंश में किया, जो अंश में था हर में लाया, जो विभाजित हो रहा था उसको हमने विभाजित करके बस एच का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, जो क्या है 1.75 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया कि 1.75 सेंटीमीटर जल ऊपर उठेगा, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे दिया गया है ना, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयतन की चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ हम लोग को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही ज्ञात करना है। हल हम लोग 7वां वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक आयत दे दिया गया है, ठीक है, जिसका यहाँ पर ना लंबाई और चौड़ाई हमें दे दिया गया है, ठीक है। आयत का लंबाई ये हमें दे दिया गया है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ साथ उस आयत का चौड़ाई हम लोग को दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना कि चौड़ाई के परितः इसे घुमाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यह चौड़ाई हो गया ना, ठीक है। लंबाई जो यहाँ पे जो अधिक लंबा रहेगा सेंटीमीटर है 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यह तो हम लोग का यह चौड़ाई हो गया। तो यदि हम लोग को ना, यह तो लंबाई है, लंबाई के परितः घुमाना रहता है तो हम लोग यहाँ से घुमा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से हम लोग कुछ बनाते, ठीक है, मतलब यहाँ से घुमाना रहता है तो हम लोग इस तरह से बनाते, देखिए। लेकिन हमें यहाँ पे ना चौड़ाई के परितः घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका लंबाई है आयत का, यह चौड़ाई है, तो इसी के परितः घुमाना है, ठीक है। तो परितः इसके परितः घुमाएंगे तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। जो आपका बेलन बनेगा वो कुछ ही इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यह कब बना, जब हमने उसके चौड़ाई के परितः घुमाया। यदि यहीं इसके हम लोग लंबाई के परितः घुमाते हैं, देखिए यदि इस तरह से मान लेते हैं आयत हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसका यहाँ पर लंबाई दिया गया है 17 सेंटीमीटर और यहाँ पे
ये लंबाई है और ये 7 चौड़ाई है। चौड़ाई यहाँ पर है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने चौड़ाई के परते घुमाए। यदि हम लोग लंबाई के परते घुमाते हैं ना तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलता। ठीक है, ये हमने चौड़ाई के परते घुमाया। ठीक है, यह नहीं लंबाई, यह लंबाई के परते हमने घुमाया और यह हमने चौड़ाई के परते घुमाया। तो हम लोग को लेना है यह वाला। ठीक है, इसमें इस प्रश्न में ध्यान देंगे कि चौड़ाई के परते घुमाना तो यह वाला, लंबाई के परते घुमाना रहता तो हम लोग ऐसा बनाते, तो हम लोग को इसको लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है इसी प्रकार से आयत है जिसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान रहती है, सम्मुख भुजाएं बराबर रहती है। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर रहती है। साथ साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई दे दिया गया हम लोग को 17 सेंटीमीटर और साथ ही साथ हम लोग को चौड़ाई दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसी के हम लोग को चौड़ाई के ही परत घुमाना था। इसी को जब इस तरह से गोल घुमाएंगे एक चक्कर, ठीक है, तो यह कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा बेलन। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी त्रिज्या ही रहेगा और यहाँ पर भी त्रिज्या रहेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग का कुछ बेलन बना। चलिए हम लोग लिख देते हैं 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने से प्राप्त बेलन का यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो पूरी लंबाई रहेगी ना यही उसके लिए त्रिज्या हो जाएगा। इसी के परितः हमने चौड़ाई के परितः घुमा दिया ना, तो यहाँ पर हम लोग को यह बन गया, हम लोग का बेलन बन गया। ठीक है, जो इसका यहाँ पर ऊंचाई कितना हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, बेलन का हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिज्या। बेलन का यहाँ पे त्रिज्या कितना मिला, त्रिज्या यहाँ पर यही हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। हम लोग लिख देते हैं 17 सेंटीमीटर और साथ साथ बेलन का हम लोग ऊंचाई भी लिख देते हैं। ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका हम लोग को आयतन निकालना है, तो हम लोग लिख देते हैं बेलन का आयतन। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई का मान 22/7, आर जो यहाँ पर है त्रिज्या का मतलब यही है 17 का 2 बार गुणा करिए। ठीक है, इंटू यहाँ पे ऊंचाई है 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देते हैं। ठीक है, अंश और में 7 है, विभाजित करते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 गुणते 17 गुणते यहाँ पे 17 बराबर 22 गुणते, जब 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 में फिर आप 22 का गुणा करेंगे तो 6358 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन का आयतन यहाँ पर सब मात्रक सेंटीमीटर में था, तो ये हम लोग का देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, घन सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर लिख कर उस पर 3 घात लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेलन बन रहा है उसका हम लोगों ने आयतन तो ज्ञात कर लिया और साथ ही साथ उसका हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr होता है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं बेलन का आयतन, नहीं आयतन नहीं, इस बार वक्रपृष्ठ हम लोग को ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है 2πr इंटू एच। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर जो है त्रिज्या है जो कि हमें दिया है 17 और साथ साथ ऊंचाई हमें दे दिया गया है 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अंश और हर में 7 है, विभाजित कर देते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7 विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हमें बचा, ठीक है, 2 गुणते 22 गुणते सिर्फ 17 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा।
और यहाँ पे 17 का गुणा कर लें। 44 में जब 17 का गुणा करेंगे तो 748 आ जाएगा। ठीक है, यह सब मात्रक सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर यह मात्रक हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए इसी का मात्रक सेंटीमीटर होगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो वक्रपृष्ठ मिलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही आयतन मिलेगा हम लोग को घन सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था कि एक आयत था जिसका यहाँ पे लंबाई 17 मीटर था, यहाँ पे चौड़ाई दे दिया था 7 मीटर, तो यहाँ पे चौड़ाई के परत हम लोग को घुमाना था। ठीक है, यहाँ पर एक को रोक देंगे और इसको घुमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेलन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्राप्त बेलन था उसी को हम लोग का ना आयतन ज्ञात करना था, साथ साथ वक्रपृष्ठ भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पे घुमा देंगे इसके परत है ना, तो जो यहाँ पे जो हम लोग का आयत का यहाँ पे जो लंबाई था ना वो त्रिज्या हो जाएगा बेलन का, और जो यहाँ पे चौड़ाई था, ठीक है, जो बेलन का जो यहाँ पे आयत का जो चौड़ाई था वो बेलन के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लिखा 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर प्राप्त बेलन की त्रिज्या यहाँ पे 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बेलन का आयतन के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो हमने पाई का मान 22/7, आर यहाँ पे त्रिज्या का मान यहाँ पे 17 सेंटीमीटर था। ठीक है, इसका 2 बार गुणा इंटू यहाँ पे जो ऊंचाई था उसका 7 वैल्यू, बस यहाँ पे रख के हल कर दिया। तो यहाँ बेलन का आयतन हम लोग को निकल कर आया 6358 घन सेंटीमीटर, और बेलन का वक्रपृष्ठ के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, तो R2 और पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, साथ साथ ऊंचाई 7, बस इसको हल कर दिया तो हम लोग को 748 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आए। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया ना कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का यहाँ पे हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, हल करने वाले हम लोग 8वां वाले प्रश्न को, हल 8वां वाले प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक हम बेलन बना देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे त्रिज्या इसकी हमें दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ से लेंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या हमें दे दिया गया है ना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया है, और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई जो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ना इसका हम लोग को संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का मतलब होता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए ना कि यह पूरा देखिए ऊपर से भी ढका हुआ है। ठीक है, एक कोई बेलनाकार आकृति है, तो यहाँ पे पूरा आपको पेंट करना है। ठीक है, वक्रपृष्ठ में मान लेते हैं, देखिए यदि हम ना इस प्रकार से मान लेते हैं, हम देखिए इस प्रकार से हम, ठीक है, इस तरह से हम बेलनाकार कोई आकृति बना रहे हैं। ठीक है, तो बेलनाकार यदि वक्रपृष्ठ पूछ रहा है ना, तो वक्रपृष्ठ का ये मतलब हुआ ना कि इसके इस पर मान लीजिए कि यह जो पूरा क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ना ऊपर एरिया, ठीक है, यह वाला इस पर पूरा पेंट करना है। ठीक है, यह वक्रपृष्ठ हुआ। ठीक है, इस पर यदि सिर्फ पेंट करना है तो यह ऊपर का वक्रपृष्ठ हम लोग का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और वहीं संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछा ना, तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब ये समझिए कि यह तो बेलन था, तो बेलन का यह वाला तो एरिया आपने पेंट किया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ऊपर भी ढका हुआ है, यहाँ पर भी और नीचे भी ढका हुआ है, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब हुआ कि इधर भी आपको पेंट करना है, यहाँ पर यह भी ढका हुआ है। ठीक है, ये अभी बंद है, इस पर भी पेंट करना है आपको, यहाँ पर भी ढका हुआ है, इसको भी पेंट करना है, साथ साथ इसको आपको पूरा पेंट करना है। ठीक है, इधर भी। ठीक है, तो चलिए यदि इसको आप फार्मूला ज्ञात करना चाहेंगे संपूर्ण वक्रपृष्ठ का ना, तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसका वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे। ठीक है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 बार पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे एक बार यह 2 बार पाई आर स्क्वायर इंटू एच जोड़कर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को फार्मूला याद है। ठीक है, यही फार्मूला होता है संपूर्ण वक्रपृष्ठ का, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई एच प्लस आर। इस तरह से यह आया किस तरह से है, देखिए यह मान लेते हैं, यह हम लोग का बेलन हो गया। ठीक है, यह बेलन हो गया ना, तो ये देखिए यदि हम लोग को इसका हम लोग को सिर्फ ज्ञात करना रहता है वक्रपृष्ठ ना, यहाँ से यहाँ तक पेंट करने के लिए, ऊपरी एरिया पर पेंट करने के लिए ज्ञात करना रहता है, तो हम लोग को 2 पाई आर एच से हम लोग पेंट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को इधर ऊपर भी ढकना है, पूरा नीचे भी पेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए 2 बार पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक बार ऊपर रहेगा तो पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी ये रहेगा, इसका भी क्षेत्रफल पूरा पेंट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर करके दोनों ऊपर नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। और साथ साथ ये तो आप जानते हैं कि वक्रपृष्ठ का होता है। ठीक है, सिर्फ वक्रपृष्ठ का मतलब ऊपर नीचे का छोड़कर, यहाँ पर सिर्फ आप पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो 2 पाई आर एच होता है इसके लिए, ठीक है। और साथ साथ ऊपर नीचे आप ले लिए तो यह हो गया संपूर्ण वक्र पृष्ठ का। और फिर देखिए इसी जगह से उभयनिष्ठ ले लिया जाता है, ठीक है। 2 पाई आर इसमें भी और इसमें भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो 2 पाई आर आपने इसमें से उभयनिष्ठ लिया तो क्या बचा, सिर्फ एच बचा। यहाँ पे 2 पाई आर आपने उभयनिष्ठ लिया तो बस एक आर बचा हुआ है, ठीक है। तो यही फार्मूला निकल जाता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का। हम लोग लिख देते हैं लंब, जो कि हम लोग को दिया ही हुआ है, ठीक है। दिया है लंब वृत्तीय बेलन का त्रिज्या, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलन का त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है आर, जो कि है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग लिख देते हैं, ऊंचाई हमें दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देते हैं लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण रहेगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है। जो कि होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ठीक है। जहाँ पर एच ऊंचाई रहेगा, आर त्रिज्या रहता है, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7 और आर है हम लोग का त्रिज्या, तो त्रिज्या यही है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 वैल्यू रख देंगे। और ऊंचाई कितना है 14, और यहाँ पे त्रिज्या तो 7 ही है, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर हल करते हैं इसको। देखिए अंश में भी 7 है, हर में भी 7, विभाजित कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 विभाजित हो गया, तो 22 दूना 44। देखिए हम लोग कहीं बचा है 2 गुणते 2 बचा हुआ है, 2 गुणते 22 है, 2 गुणते 22 बचा हुआ है, और प्लस 14 प्लस 7 है, ठीक है। तो 22 में हम लोग क्या कर देंगे, 22 में 2 का गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 में 4 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। 21 में 44 का गुणा कर देंगे तो आपको 924 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और मात्रक देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को यही दिया था कि एक लंब वृत्तीय बेलन था जिसका यहाँ पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इसके चारों मतलब इधर बाहरी किनारों पर भी पेंट करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर और कोष्टक में एच प्लस आर। बस हमने सबका वैल्यू रखा और हल कर दिया, जो क्या है हम लोग को 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही हम लोग का लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ना कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई आर एच की बात कर रहा है, ठीक है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ की नहीं बात कर रहा है, सिर्फ वक्र पृष्ठ लिखेगा तो मतलब 2 पाई आर एच मतलब बाहरी किनारा की बात कर रहा है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए एक हम लोग यहाँ पे बेलन बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बेलन की यहाँ पे जो त्रिज्या रहेगी आर, इसका तो वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। आर जो त्रिज्या उसको ज्ञात करेंगे, साथ साथ ऊंचाई हमें दे दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, दिया है लंब वृत्तीय बेलन का हमें ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई जो एच है हमें दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यह दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं और हमें दे दिया गया है बेलन का हमें वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दे दिया गया है ना, यहाँ पे 1320 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, यही हमें दे दिया गया है 1320 दे दिया गया है, ठीक है। अब इसी का हम लोग देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई का वैल्यू है रख देते हैं और पक्षांतर करके यहाँ पर आर हम लोग को जो त्रिज्या है उसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग रख देते हैं, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और यहाँ पर आर जो त्रिज्या है इसी को तो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। आर जो है बेलन की त्रिज्या है ये, साथ साथ ऊंचाई भी हमें दे दिया गया है 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर 1320,
ठीक है। तो बस हम लोग इसका पक्षांतर कर लेते हैं। जो यहाँ पे अंश में दिख रहा है ना 2, 22 और यहाँ पर 15, ठीक है, यह हर में आ जाएगा और यहाँ पे 7 जो है यह अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पक्षांतर करते हैं, 1320 है, ठीक है, यहाँ हर में है ना तो ये अंश में चला जाएगा 7 ऊपर, ठीक है। और जो अंश में है 2 गुणते यहाँ पे 22, ठीक है, यह हर में चला आया और गुणते यहाँ पे 15। तो यहाँ पर ये अंश और हर है ना ये 11 से विभाजित है, तो 11 से हम लोग भाग देते हैं। देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। देखिए यहाँ पर जब भाग देंगे तो 11 एक कम 11, इन दोनों संख्याओं में एक बार भाग चला जाएगा। 13 है, 13 में से यदि आप 11 घटा देंगे ना 2 बचेगा, 2 और 2 22, तो 11 दूना 22 और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 120 बार में पूरा कट जाएगा 11 से यह संख्या जो 1320 लिखा गया है। चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग आर का वैल्यू जो क्या है 120 और गुणते 7 बचा हुआ है और अभी 2, ठीक है, 2 गुणते यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और गुणते 15 बराबर। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग लिख देते हैं 120 है गुणते 7 से 2 दूना 4 हो जाएगा गुणते 15, ठीक है। और 15 चौका 60 होता है तो यहाँ से भी विभाजित कर सकते हैं। चलिए इसका गुणा ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 15 चौका 60 ही कर देते हैं। 120 गुणते 7, 15 चौको 60। तो अब देखिए 60 और 120 को हम विभाजित करते हैं, 60 एकम 60, 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, आर बराबर 2 गुणते यहाँ पे 7 बचा, ठीक है, अंश में क्या 2 ही बचा और 7 बचा, तो 7 दूना 14 हम लोग को यह सेंटीमीटर में निकल कर आया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। हमें दे दिया गया था, एक बेलन दिया था, ठीक है, उसका यहाँ पे ऊंचाई हमें दे दिया गया था, त्रिज्या आर पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ हमें दे दिया गया था, हमने लिख दिया लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाई हमें दे दिया गया था कि हाइट है 15 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया था 1320 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का फार्मूला ही होता है 2 पाई आर, एच का वैल्यू दे दिया गया है ना, यहाँ पर एच का वैल्यू दे दिया गया था, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, सबका वैल्यू रख दिया, आर का वैल्यू हम लोग ज्ञात करना था, बाकी सबको पक्षांतर कर लिया और पक्षांतर करके आर का वैल्यू निकाल लिया जो क्या है हम लोग का 14 सेंटीमीटर, यही आया त्रिज्या, ठीक है। यह जो बेलन है यहाँ पे त्रिज्या इसकी निकल कर आई कितना 14 सेंटीमीटर निकल कर आया, ठीक है। अतः हमने लिख दिया बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चलिए इस प्रकार से अभ्यास हम लोग का 18D समाप्त हो गया। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।